जी हाँ, बात करें अगर मिनिस्ट्री की तो वो मिनिस्ट्री आपको याद होंगी जब जिनके पास आती थी वो मिनिस्ट्री की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती थी। हम अगर बात करें तो मिनिस्ट्री जब किसी शख्स के पास आती है तो उसमें चार चांद लगते हैं, मगर ये ऐसे शख्स हैं जब इनके पास मिनिस्ट्री आती थी ये मिनिस्ट्री में चार चांद लगाते थे। आज हमारे ऑन रिकॉर्ड शो पे हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो और कोई नहीं, चौधरी लाल सिंह जी हैं, स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन और फॉर्मर एमपी, फॉर्मर एमएलए। चौधरी जी, आपका फोर्थ स्टेट में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। चौधरी जी, बात की जाए अगर प्रॉपर्टी टैक्स, राइका के फॉरेस्ट, ये सब आपको पता होगा कि किस तरीके से इम्पोज किए जा रहे हैं और किस तरीके से जनता का रोष आ रहा है इन पे, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? यहां तक सवाल है कि इसका प्रॉपर्टी टैक्स का, मैं समझता हूं ये बहुत जुल्म की बात है। एक आदमी सारी जिंदगी उसकी ख्वाहिश होती है मेरा मकान हो। मकान मीन उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, किस जगह रहता है। चिसाना रहता है, शहनशाह रहता है, वहां कहां रहता है? चिसाना। चिसाना क्या है, उसकी पहचान क्यों हुई? वहां उसका घर है। तो घर के ऊपर आप टैक्स लगाओगे क्या? पहचान खत्म करना चाहते हो? कोई घर ना बनाए। और मुझे बताओ, जब ईंट लगाई उस पर भी टैक्स था, उसने रेत लगाई उस पर भी टैक्स था, उसने आयरन लगाया, सरिया लगाया, उस पर टैक्स था, सीमेंट लगाया, उस पर टैक्स था। एक कौन सी गुंजाइश बच गई थी? तो जब उसने लोन लिया उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा था मकान बनाने की, तो उस पर टैक्स नहीं था क्या? अब कौन सी ऐसी चीज बची थी? फिर उसने सारा कुछ खत्म किया बना के, उसको लगा अब मेरा घर है। अब उसका कोई घर हुआ ही है तो उसको कहा गया नो, इस घर के अपने पैसे देने हैं। वो तो मुका चुका था पैसे, वो तो दे चुका था, वो तो अपना घर समझ रहा था। अब हर साल उसको हो गया कि मैं एक सरकार का टैक्सी हूं इस मकान का, मेरा मकान तो है नहीं। जिसका मकान नहीं होगा उसका टैक्स नहीं होगा, इसका मतलब मकान नहीं होना चाहिए। पिक्चर रोटी कपड़ा और मकान की कहानी याद आती है, देखता हूं उसको मैं। वो कौन सा जमाना था जिस समय मनोज कुमार ने पिक्चर बनाई? अब तो बुजुर्ग है, 90 साल का, 100 साल का हो गया होगा, जवान चेहरा, और रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। मकान जरूरी है, रोटी जरूरी है और कपड़ा जरूरी है। उस पिक्चर में भी यह था कि मकान अपना होना चाहिए। उससे पहले आप देखें तो इंदिरा आवास योजना बनी। इंदिरा गांधी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चक्कर लगा रही थी, जब देखा तो लोग पूछा आपका घर? मेरा तो घर ही नहीं है। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घर ही नहीं थे बड़े लोगों के। तो उन्होंने देखा इसका मतलब हमारे देश में घर है ही नहीं। तो उन्होंने एक छोटी सी स्कीम बनाई, उसका नाम रखा इंदिरा आवास योजना, जो आजकल पीएम-22 है। सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है कि लोगों को मकान बना के देना। अगर मकान ना हो तो चाहे सस्ते रेट पे लोन देके बना के देना, चाहे गवर्नमेंट अपने फुल पैसे देके बना के देना। जब सरकार लोगों को मकान बनाने देने की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, ये कहां से आ गया कि टैक्स कहां से आ गया? ये तो खुश होना चाहिए कि उसको मकान बना के नहीं देना है। अंडरस्टैंड? कि उसको जिसने मकान बना लिया, चाहे लोन लेके बना लिया, चाहे मेहनत मजदूरी करके बना लिया, चाहे आर्मी में जब वो नौकरी करके वापस आया तो उसको रिटायर हुआ, ऑनरेरी कैप्टन बना, तो उसने एक मकान बनाया, अब उसको टैक्स लगेगा क्या? उस किसान ने अपनी जमीन बेची और अपनी जमीन के ऊपर मकान बनाया, उसका कसूर है क्या? कुछ बैंक से लिए, कुछ कहीं से लिए। तो हर बंदे ने अपने मकान बड़ी मुश्किल से बनाता है। चौधरी साहब, आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रहा है और अब खबरें जो आ रही हैं कि जो हाई कोर्ट है वो राइका में शिफ्ट किया जाएगा और उसके लिए मूवमेंट भी शुरू हुई है, लोगों ने चिपकू मूवमेंट भी शुरू कर दी है। कब हमें चौधरी लाल सिंह जी दिखेंगे अब उस मूवमेंट को ज्वाइन करते हुए या उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए? बात यह है कि ये चिपको वाली जो लोग बात कर रहे हैं, इनको मेरे पास आना चाहिए। ऐसे फजूल लोगों को एक आदत हो गई है, मजा तब है कि उसमें कंस्ट्रक्शन ना होने दे। ऐसे नाम सुन के एक चिपको मूवमेंट चली थी, उसने पेड़ पकड़ लिया था, चिपको का मतलब ये है। आपको पता है कि जब मैं मिनिस्टर था इसका, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का, तो एम्स बनाना था। जब मैं एम्स लाया था जम्मू के लिए और एक लाया था कश्मीर के लिए, उस एम्स के लिए जगह देखने के लिए मुझे लोग रायका ले गए थे, मुझे लोग आईआईटी की जगह पे ले गए थे। जब सारी जगह दिखाई, मैंने जंगल देखा इतना खूबसूरत, मैंने कहा दिमाग खराब है आपका?
इसमें बनाएंगे एम्स? बीमारियां तो जंगल ठीक करेगा, हॉस्पिटल तो तब जाएंगे जब जंगल ही खत्म हो जाएंगे। जंगल बढ़िया होंगे, हवा पानी अच्छा होगा, बढ़िया पानी पिएंगे, बढ़िया हवा खाएंगे, हमारे लंग्स ठीक रहेंगे, फेफड़े ठीक रहेंगे, बीमारी नहीं होगी। मेरे हॉस्पिटल का मतलब ही नहीं है। तो अब ये बर्बाद करके अगर हमने यही काम करना है, मैं चौधरी लाल सिंह जहां एम्स नहीं बनाएगा। ये तो रेखा, अब ये बन गया होता है, इन्होंने क्या बात करनी थी। फिर मैं चला गया कहा, सांबा डिस्ट्रिक्ट पे आपके पास जगह है? तो मेरी एक जगह पे नजर थी जो बीजेपुर के पास है, क्योंकि अगर अब ये रिंग रोड बनना है तो सीधे ये लोग रियासी, पुंछ, रजौरी, हमारे इधर के डोडा किश्तवाड़ के लोग उसी रिंग रोड से उसी जगह एम्स वाली जगह टिकेंगे। मेरा देखो प्लान की बात। और जमीन में कोई पेड़ नहीं, पेड़ वहां लगेंगे जो वहां जरूरत होगी, हॉस्पिटल में, साइड पे, उसकी रास्तों में कहीं फूल लगेंगे, कहीं वो लगे जहां कुछ नहीं है। वो देखो मैंने, अब देखिए चक्कर लगाओ, जो यहां 2000 करोड़ रुपया मैंने उसके लिए सैंक्शन करवाया। 2000 करोड़ रुपया मैंने कश्मीर के लिए सैंक्शन कराया कि कश्मीर सारा डूब भी जाएगा तो जगह जो मैंने सेलेक्ट किया ना, वो हॉस्पिटल नहीं डूबेगा, एम्स। इस सोच की बात है। जापान में चले जाओ तो आपको 700 हॉस्पिटल मिलेंगे जो कहां, अंडर ओशन, समुद्र के नीचे है, कि जितना भी भूचाल आएगा, बंदे कितने हो जाएंगे, सारे नीचे बचा के बचाए जाएंगे। ये सोच होती है। ये लोग फुलिश लोग, बेवकूफ किस्म के लोग, जिनको समझ नहीं है कि सबसे बड़ा आई डिस्प्यूट तो इन्वायरमेंट का है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। एक तरफ साइन हो रहे हैं हिंदुस्तान में, दुनिया में सारी कंट्रियां साइन कर रही हैं, और हिंदुस्तान के हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किए हैं उसमें कि 2% कार्बन हम भी कम करेंगे हिंदुस्तान में। तो यहां कार्बन है ही नहीं, तो अब कार्बन बढ़ाने का काम करोगे क्या? आपको पता है, पहले भी हाई कोर्ट यहां बैठा है, जिस जगह हाई कोर्ट है उसके पीछे अब चक्कर लगाओ तो फारस की तो पहले जमीन पहले भी इन्होंने कब्जे में की हुई है, उनकी बिल्डिंगें उनके कब्जे में है। ये कौन सी जरूरत, मुझे बताओ, कंस्ट्रक्शन होनी कहां चाहिए? जब एक आम आदमी ने अपना घर बनाना तो उसको पूछते तू तेरा लैंड यूज क्या है? ये घर के लिए, छोटे घर के लिए, छोटी सी फैक्ट्री बनानी हो किसी आदमी ने, कोई छोटी सी, उसका लैंड यूज पूछते हैं, उसकी यहां रजिस्ट्रेशन नहीं होती। व्हाट इज दिस? क्या है यार? आई एम सॉरी कि कानून ये सारे लोगों पे लागू करोगे तो जो सरकारें, खुद सरकारी इदारे हैं जिनके पास कानून है, वो अपने पे लागू नहीं करेंगे, किस पे क्या लागू होगा? इसलिए रायका में कोई भी बिल्डिंग बनना, कुछ भी बनना, रायका जम्मू के लंग्स हैं। मैंने ये जू का काम क्यों वहां शुरू करवाया? वो पंचग्राही से लेकर रूपनगर तक मैंने वो जंगल, 10,000 कनाल का जंगल, सारा उसको मैंने फेंस करवाया हुआ है। वहां सफारी, ओपन सफारी भी होगी और अंडर भी, उसके केस भी, उसकी भी सफारी भी होगी। इतना बढ़िया काम मैंने इसलिए दिया कि जब फॉरेस्ट की जमीन आप इसके हवाले करते हो वाइल्ड लाइफ के, तो वो जमीन कोई ले नहीं सकता, उस पर कानून नहीं लागू होता। फिर मैंने जान के जम्मू को बचाया कि जम्मू कैसे बचेगा। अब लगेगा कि जम्मू जंगल में रहता है। ये जो जगह है यहां है रैका, मैं मिनिस्टर, मैंने क्यों नहीं उसके बाद न ली ना उसको लेने दी। मैं चाहता हूं, मैंने सड़कों की साइड की बची हुई जगहों पे भी जंगल लगाए कि ताकि जो जंगल कम हो चुका है, हालांकि जब भी सरकार कोई बिल्डिंग के लिए जमीन लेती है, सड़क के लिए लेती है, उसकी 4 टाइम उसको सड़क, उसकी जमीन, सरकारी जमीन उसको देनी होती है। आज तक एक मरला जमीन फॉरेस्ट को नहीं मिली। क्या सोच रहे हो? चौधरी जी, ये सुनो यार मेरी बात, ये स्टेट हिमालयन स्टेट है, इसको हमेशा याद रखना। 370 का मतलब था हिमालयन स्टेट, 371 जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, इसका मतलब है हिमालयन स्टेट। 118 का मतलब है हिमाचल हिमालयन स्टेट। उत्तराखंड को उसमें नहीं रखा, जो उत्तराखंड है आज सारा बर्बाद हो गया। आज देखो उसका हाल क्या है। और जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन ना हो, यह आपके लिए नहीं था,
ये हिमालय बचाने के लिए नहीं था, ये किसी मुसलमान को बचाने के लिए नहीं था, ना किसी राजपूत को बचाने के लिए नहीं था। ये था कि जम्मू कश्मीर ऐसा इलाका है, हिमालयन स्टेट है, इस पे कोई भी कटाव ना हो, पेड़ ना कट जाएं, पॉपुलेशन ना बढ़ जाए। इसको रोकने के लिए 370 उन लोगों ने दी जो इस देश को आजाद करवाया, जिन लोगों ने। और उसके बाद जितनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अभी भी लेके दिखाएं, हिम्मत इनकी है, एक भी उनका 371 हटा के देखो, वहां तो परमिट है, मणिपुर में कोई नहीं जा सकता। इसके टाइम दिखाने पड़ता है। ये कौन सी बात है यार कि आप जम्मू कश्मीर के जंगलों को उखाड़ दोगे? आपको पता जम्मू कश्मीर में जंगल 1 मीटर बाई 1 मीटर चौड़ाई और लंबाई, अगर उसको आप जोड़ो तो ये न्यूयॉर्क तक है हमारे पास लकड़ी, न्यूयॉर्क तक। ये रिकॉर्ड है हमारा। क्या बात है, जिसमें 60,000 मेगावाट बिजली का पानी है। क्यों है? फॉरेस्ट की वजह से। फॉरेस्ट होंगे, बारिशें होंगी, पानी पैदा होगा, लोग जिंदा रहेंगे, और हिमालय ठंडा रहेगा, वहां स्नो लेपर्ड भी जी पाएगा। और हिमालय जिंदा रहेगा तो उसकी बॉम्बे की जिसको मुंबई बोलते हैं, वो डूबेगा नहीं, मैड्रास डूबेगा नहीं, ये बंदरगाहें डूबेंगी नहीं, ये जो 50-50 मंजिलें बिल्डिंगें डूबेंगी नहीं, गिरेंगे नहीं। हमारा नुकसान नहीं है, हमारा बाद में है। हमारा नुकसान होते 1000 साल भी लगेगा, इनका नुकसान हमारे सामने हो जाएगा। यहां पॉपुलेशन बढ़ने दे दो आधार कार्ड, बस जाओ वहां जाके, जाओ बैठो वहां जाके। और भाई साहब, ये हिंदू मुस्लिम बराबर करने का सवाल नहीं है। तो मैंने इसलिए 200 लाख पेड़ लगाने का प्लान किया और उसकी नर्सरियां बनाई, उसका काम किया। इसलिए हम बिल्कुल खिलाफ हैं कि कोई भी सरकारी इदारा, नई जगह दिखाई देती इनको। IIT यहीं बनना चाहिए था, IIM भी जहां बनना चाहिए था। आप देख रहे हो एक चीड़ का दरख्त, कितनी उम्र है उसकी पता? 1000 साल, 2000 साल। आप वो पेड़ गिरा रहे हो आप। मैं देखा भी गया था, सारे कटान लगा हुआ, IIT बन रही है। क्या प्रोग्रेस कर रहे हो यार? समय नहीं है। हुकूमत ऐसे थोड़ी चलती है यार। हुकूमत कीड़े का भी ख्याल रखती है, मकोड़े का भी रखती है, इंसान का नहीं। बच्चों को पढ़ाना है, ये मतलब नहीं है कीड़े मकोड़े मार के और दरख्त हमारी नेचर मार के, वेजिटेशन को खत्म करके, क्लाइमेट का बर्बाद करके उसको पढ़ाएं, उससे अनपढ़ करें हम। नो नीड ऑफ दैट। अब वो बना हुआ, यहाँ नरैना बना हुआ है, कोई बच्चा हमारा वहाँ फ्री में पढ़ सकता है, जम्मू कश्मीर का, इवन के बारीदारों को पढ़ सकता है, वहाँ नौकरी मिली उनको। फायदा क्या है? हमारी स्टेट बर्बाद करने के लिए यूनिवर्सिटियाँ खोली हैं आपने। सारा सत्यानाश, हमारे बच्चों का कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई प्रेफरेंस नहीं है, उस इलाके को कुछ नहीं है। रास्ते रोक दिए, अब आप IIT में जाओ, रास्ते रोके हुए हैं। हार्डली कोई 200 मीटर है एक रास्ता, उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। उनको 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। ये नहीं कि उस 300 मीटर को जो रास्ता है उस पर आप तारें लगा दो बोथ साइड, तो एक गेट लगा दो, यहाँ उनको निकलने का हो, अपनी IIT अलग करेगा। लाल सिंह जी, जब हमने देखा आपके पास मेडिकल जब डिपार्टमेंट था, तो किस तरीके से आपने उसे चलाया, किस तरीके से जो उसकी खामियां थी पकड़ी, और आपने कई लोगों को सस्पेंड भी किया जो आनाकानी करते हुए दिखते थे। मगर अब जब हम देखते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट जिस तरीके से चल रहा है, रोज़ कोई ना कोई शिकायत होती है, रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे प्रॉब्लम हुई होती है। एडवाइज़र साहब अब खुद तक चल के वहाँ तक आते हैं, मगर फिर भी चीज़ें सुधरने का नाम नहीं लेती। देखो, ये इंसान में फर्क होता है। लाल सिंह थोड़ी बन पाएगा सारे आदमी, तो जहां मैं कोई कुछ और बन पाऊंगा। ये इनोवेशंस हैं, सोच है। देखो भैया, सियासत लोगों के लिए है, ना कि अपने लिए है। गवर्नमेंट में लोग वोट डालते हैं इसलिए कि हमें सुख मिलेगा, सुख लेने के लिए बनते हैं, प्रॉस्पेरस लाइफ होगी। सरकार को समझ होनी चाहिए कि हमें वोट इसलिए दिए गए हैं कि हमारे इलाज होंगे, हमारी एजुकेशन होगी, लोगों को सुख मिलेगा, लोगों पे टैक्स कम होंगे, लोगों को फायदा ज्यादा होगा, और इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी मजबूत की जाएगी। ये सोच ही नहीं है तो किया क्या जाएगा? अब तो 5-5 लाख वाला वो चर्चा चल रहा है ना, आयुष्मान भारत, ये तो हॉस्पिटल आपको दिखाई भी नहीं देंगे सरकारी। नोट कर लेना मेरी बात। पंजाब में तो वैसे आप चक्कर लगाओ, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सरकारी है वहाँ कोई भी नहीं जाता। हमारा ये हाल होने जा रहा है कि 5 लाख उस पर चले, यहाँ 5 बड़े हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं, मुझे पता लग गया है।
वही उन्हीं के लिए 5-5 लाख आयुष्मान भारत, ये बंद हो जाएंगे आपके? एक नहीं चलेगा। चाहिए क्या है कि इलाज कोई मतलब नहीं, आप किसी को 5 लाख नौस करो, आप करिए जिस पे 20 रुपये खर्च होते हैं 20 रुपये भी उसका इलाज होगा, जिससे 20,000 खर्च होता है उस पर खा ले। सारा इलाज सरकार करे यार, बात खत्म करो ना। सरकारी अस्पताल क्यों नहीं करे? और होना ही सरकारी हॉस्पिटलों में चाहिए। एक सरकारी हॉस्पिटल बच जाएंगे, 2 सरकारी हॉस्पिटल स्ट्रांग हो जाएंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा, उनकी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी। जब उनकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी, लोगों का इलाज अच्छा होगा। और यहां हमारे लोग जो नौकरी करते हैं उनको भी मजा आएगा कि नौकरी कर रहे हैं, कि हमारे पास इतना पैसा सरकार लगा रही है। आप पैसा लगा दोगे, कहोगे कि मेदांता को पैसे मिलेगा, हैं मेडिसिटी को पैसा मिलेगा, फलाने हॉस्पिटल को पैसा मिलेगा, उनको क्यों करोगे आप? ये पैसा सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। चौधरी जी, अगर बात करें स्वाभिमान संगठन की, तो जब हम रैलीज देखते हैं या फिर जब हम खूबसूरत होती है। कठुआ में, हीरानगर में रैलीज देखते हैं, तो देखते हैं लोगों का जमावड़ा पूरा सैलाब आ गया है। क्या बात है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मगर जब आती है वोटिंग की बार, तो स्वाभिमान संगठन कहीं बिल्कुल ठंडा सा पड़ जाता है। क्या फिर वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाता है। असली यह है कि अडवाणी साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो जब जलसे करते थे तो कहते थे यार अटल जी, भीड़, फिर लोगों को भी कहते थे यार भीड़ बड़ी होती है यार, वोट नहीं डालते आप। तो उस समय बड़ी मुश्किल से 2 सीट्स निकली थी, 303 भी निकली ना, तो कोई बात नहीं, ऐसी नो प्रॉब्लम। वो सरकार बना के 2 सीट से, तो ये कौन सी बात है? बात शुरू की है ना कहीं एडजस्ट करते हैं ना, इसलिए आप आए हो। आप क्यों आए मेरे पास चल के? कोई मैं हूं कुछ ना, मैं कोई एग्जिस्टेंस रखता हूं, तो इसलिए बात करने भी आए हैं। बाकी रही बात 20 जिलों में से 6 ही मिले ना, और हेरा फेरी करने के बाद, और 14 जिले हार गए ना। और जो पार्टियां जीती हैं, बाय द वे, उम्र कितनी है उनकी? बूढ़े हैं, 100 साल के। हमने तो कठुआ में कई 100 साल वाली पार्टियां जीती हुई 80-90 साल की, वो तो हमारे पीछे हैं, हम तो उनके आगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं चौधरी जी। जब हम, और मैं एक ऐसा आदमी हूं, मुझे इस बात की खुशी है, मुझे डोडा में भी 10 वोट हैं, जानते हैं मुझे किश्तवाड़ में भी वोट है, मुझे बरहाल में भी वोट है, पाटर में भी वोट है, मुझे पोगल परिस्तान में भी वोट है, तो मुझे सराज में भी वोट है, मुझे चसाना दरमाड़ी में भी वोट है, सोईसधार में भी वोट है, मुझे रजौरी पुंछ में भी वोट है, मेंढर बफलियाज में भी वोट है, मुझे आरसपुरा बिशनाब में भी वोट है, मुझे कठुआ, सांबा, उधमपुर, ये सारे जिलों में वोट हैं, बनी बसोली, कठुआ, हीरानगर में भी वोट हैं। तो यार कैसा बंदा बगैर पार्टी वोट है यार, है? तो कहने का मकसद है, अभी पार्टी आगाज हुआ है। आगाज में बच्चा शुरू में पढ़ना शुरू होता है तो बड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, धक्का लगाने पड़ता है, वो करने पड़ता है। और एक बड़ा हुआ सिस्टम है ऑर्गेनाइज, जिसने गली गली का प्रेसिडेंट, इस पुल का प्रेसिडेंट, इस महल्ले का प्रेसिडेंट, घर घर में प्रेसिडेंट, फिर इस घर का प्रेसिडेंट। आप बताइए यार, अभी हमारे जिलों के प्रेसिडेंट पूरे नहीं बने, ब्लॉकों के नहीं बने, तो इतनी तो तकलीफ होनी भी है। तो बाकी सरकार किसके पास है? हमने तो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से। सरकार पास हो तभी इंसाफ करेंगे, नई सरकार हो तभी इंसाफ करेंगे। चौधरी जी, जब हम लोगों में जाते हैं और पॉलिटिकल ग्राम में बात करते हैं, तो सब कहते हैं जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, चौधरी लाल सिंह जी जब काम करते हैं तो बिल्कुल डेडिकेशन से करते हैं, जब किसी की लोगों की बात सुनते हैं तो बिल्कुल डेडिकेशन से सुनते हैं। मगर लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी से ये पूछा जाए, जब 2014 के पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्द बोले थे जो भी मैं दोहरा तो नहीं सकता, कोई कंपैरिजन किया था टग्गे वग्गे का चौधरी लाल सिंह जी ने। फिर उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। क्या चौधरी लाल सिंह वहीं जाएंगे जहां कुर्सी है, जहां सत्ता है? चौधरी लाल सिंह जी वहीं जाएंगे? चौधरी लाल सिंह, लोग जानते हैं कि कुर्सी के लिए जाना होता है, फिर कुर्सी छोड़नी क्यों थी इस बार? क्वेश्चन खत्म। नहीं, चौधरी लाल सिंह जी इस बार कुर्सी छोड़नी तो आपको पड़ी ना, बिकॉज बीजेपी, भाजपा ने ही साथ छोड़ दिया था आपका आधे रास्ते में। नहीं, भाजपा ने
साथ नहीं छोड़ा, भाजपा ने कहीं अपनी कमिटमेंट पे पीछे हटी, हमने छोड़ी, सिंपल बात है। और भाजपा हमने ज्वाइन नहीं की, भाजपा हमारे पास आए थे ज्वाइन कराने के लिए, ये बात याद रख लेना। कांग्रेस कौन सी उससे कांग्रेस ने मेरे से गुलाम नबी आजाद साहब ने गलती की थी, उनकी गलती से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ। उन्होंने, मैं 2 बार जीता हुआ आदमी, मेरी ही सीट ले लोगे आप? आपको एक ही जगह मिली आपको, उसकी वजह से। और सुनो, मेरे से पहले जो मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं, कोई हिंदू और मुस्लिम पे इलेक्शन नहीं हुआ। आप जाओ घूम के आओ, कभी किसी को लगा ये हिंदू है या किसी को लगा ये मुसलमान है। मेरे बाद इलेक्शन जब हुए हैं, हिंदू और मुस्लिम के हुए हैं, चाहे उसमें याद साहब ने इलेक्शन लड़ा है, चाहे विक्रमादित्य ने लड़ा है, चाहे इसे ये जो बंदे जो जीते हुए इन्होंने लड़ा है। ये दोनों ही जो इलेक्शन हुए हैं, दोनों इलेक्शन एक ऐसे हुए हैं, दो फाड़ हुए हैं। और मैं ही एक आदमी हूं जो दोनों को मेलने वाला इंसान हूं, और मेलूंगा। मैं इनको जुदा नहीं चाहता, आई डोंट वांट। मैं किसी पार्टी में रहूं, किस में रहूं, लेकिन लोगों को मैं धर्म और मजहब के लिहाज से तकसीम नहीं देखना चाहता। हर आदमी का अपना धर्म उसको अच्छा है। हम मैं उसको क्रिटिसाइज करूं, मेरी ड्यूटी उसका काम करना है, मुझे उसको मजहब को नहीं देखना, वो क्या पढ़ता है, क्या गाता है। हाँ, वो दूसरे मजहब को अगर खराब करता है तो उसको मैंने सीधा करना चाहिए, उसके खिलाफ रहना चाहिए। ये लोगों की जो धारणा इन्होंने बनाई, हम नहीं बनने देना चाहते। आई डोंट वांट। मैं चाहता हूं कि हमारी यूनिटी होनी चाहिए, जैसे मर्जी हो, हमारा भाईचारा स्ट्रांग रहना चाहिए। चौधरी जी, बात घूम के वहीं उसी क्वेश्चन पे आते हैं। आजाद साहब ने आपकी सीट ले ली, तभी तो आपने कांग्रेस छोड़ी ना, वही सत्ता की बात ही आ गई। जैसे लोग मुझे बताओ, तेरा कैमरा छीन लूं मैं इधर, तू क्या करेगा? कैमरा तो तेरा प्रोफेशन है ना ये। अगर ये तेरा प्रोफेशन है, रोजी रोटी चलती है, लोगों की सेवा इसके जरिए करते हो, लोगों का काम करते हो, और आपकी ऑप्शन को छीन लो आप, हैं, तो आपने अपना कैमरा बंद कर दोगे एक छीनने से। मकसद क्या है कि हमें लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, ए से की जा सकती है, बी से की जाए, सी से की जाती है, कैसे भी की जा सकती है, वो करनी चाहिए। बी मेंट फॉर पीपल, दिस इज वेरी क्लियर। चौधरी जी, भाजपा ने कहीं, आपको नहीं लगता कठुआ रेप केस में आपके कंधे से रख के गोली चलाई और आप उसमें फंस गए उस बात में, और बाद में उन्होंने, आपने जैसे कहा कि उन्होंने स्टैंड भी बदल दिया। तू बेसिकली मुसलमान है, ठीक है ना, माइंड नहीं करना। तुझे अभी तक ये समझ ही नहीं है कि ये मसला क्या है। तू तेरे दिमाग में भी कोई चीज चल रही है, मेरे में नहीं है। मैं स्टडी कर सकता हूं आपको, इसको हटा के मैं बैठ कर बात कर सकता हूं। वो केस क्या है? वो उसकी 4-5 घंटे का केस है। 4-5 घंटे लगेंगे मेरे और आपके बैठने के लिए, विद फैक्ट्स और फिगर बात करेंगे। वो केस क्या है और उस पर क्या हुआ है। और ये मजहबी फसाद, अगर चौधरी लाल सिंह ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आसिफा को इंसाफ चाहिए, मेरी तकरीरें सुनी आपने? मैंने उनके लिए नहीं कहा जो अंदर हैं, मैंने कहा अगर ये कल्प्रिट हैं, अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनको बड़ी से बड़ी सजा हो, लेकिन ये पता लगे कि इन्होंने ही किया है या किसी और ने किया है। मर्डर है, रेप है, क्या है, किसने किया है? आप मेरी एक तकरीर बचाए, उस बच्ची के लिए मैंने लड़ा है। मेरी आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उस दिन, मैंने यहां केवर की, जलसे किए, 1.5 लाख बंदा मेरे साथ चल रहा था। वो इसलिए नहीं चल रहा था, हिंदू नहीं चल रहा मेरे साथ, गुज्जर चल रहे थे, बकरवाल चल रहे थे, मुसलमान चल रहे। सबसे ज्यादा मुसलमान मेरे साथ चलते हैं इस जम्मू कश्मीर में। अभी आपने देखा करो ना जलसों में, क्यों ये शहनशाह यहां बैठा है, कौन है? मेरे पास आया ना, इसको उम्मीद है ना। तो अगर मैं उस तरीका का आदमी होता तो मेरे पास क्यों आया इसने? इसलिए होता क्या कि ये चीजें आपको पता नहीं होती, तो आप अपने तरीके से उसको सुन के वो बच्ची हमारी बेइज्जती का मसला है, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब लड़का छूट गया, मतलब क्या रहा? उसको आप मेन कल्प्रिट कह रहे थे, अगर वही छूट गया तो केस कहां रहा? उस बच्ची का फिर कातिल कौन है? अगर वो कातिल नहीं है तो उसका कातिल मिलना चाहिए ना। तो जो सवाल ये था कि चौधरी साहब का जो डिक्लाइन आया है, मेरा कोई डिक्लाइन जब मिनिस्ट्री छूटी, सब कुछ छूटा, मैं ही बंदा हूं जिसको 1.5-2 लाख आदमी सुनता है, गाली नहीं देता, सारी दुनिया को गाली देती है। आप मुझे एक गाली निकाल के दिखाओ इधर, आपकी ऐसी तैसी शाम तक कर देंगे लोग। क्यों? मैंने नहीं रखे हुए, कोई एजेंडा नहीं रखे हुए।
लोग भी चाहते कोई इंसाफ वाला आदमी कौन है। मेरा काम भी देखा लोगों ने, मेरा सिस्टम भी देखा। मेरे पास कोई चल के आया, ये मकसद नहीं है हु इज ही, किससे बिलोंग करता है। मैं को पूछता भी नहीं कहां से आया, वो खुद बताता है कि सर मैं वहां से आया हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बात, हमारा डिक्लाइन है ही नहीं, हम मानते नहीं इसको। डिक्लाइन उन लोगों का है। अब आस्ता आस्ता डिक्लाइन की तरफ जो जा रहे हैं, अब देखोगे आप। चौधरी साहब, अगर हम बात करें, एक इंटरव्यू में आपने बोला कि आज शाम को ही आप देवेंद्र सिंह राणा जी को कॉल करेंगे और साथ बैठ के जो जम्मू डिक्लेरेशन है या जम्मू की बात जो साथ रख के करनी है वो करेंगे। क्या चौधरी जी ने कॉल किया? कॉल नहीं, मैं तो पर्सनली मिला आज। पूछो उसको जाके। मैंने कहा वो बैठना है, बात करनी है। आपने कहीं कहा था कि हमने जम्मू की बात करनी है, तो लेट्स सिट डाउन। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से हटके या किसी से हटके हम कैसे बैठ सकते हैं? लेट्स सिट डाउन। कहता नहीं, मैं बुलाऊंगा आपको, बात करेंगे। पूछो आज टुडे बात करके। कल मेरी जुनेद साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं मैं बात करना चाहता हूँ चौधरी साहब से, फलान से। मैंने पहले ही बात कर लिया, बुला के। पूछो, वो आए थे एक फंक्शन, फॉर्चुनेट। मैंने फोन करना था, फॉर्चुनेट एक शादी थी वजीर साहब की बेटी की, तो वो उसमें वो भी थे, मैं भी वहाँ पहुँचा। तो वो मेरे मिलने आए। मैं मैंने एक बात करनी है आपसे यार, बड़ी इंपॉर्टेंट। साइड पे लेके मैंने बात करी, लेट्स सिट डाउन। आप कुछ कहते थे कि हमने बैठना है, तो हम रेडी, बैठ के बात करेंगे जम्मू के लिए। अब देखते हैं कब बैठते हैं। एक लास्ट सवाल चौधरी लाल सिंह जी से, स्वाभिमान संगठन में आप एमपी की इलेक्शन लड़ने जाएंगे, जैसे आपने बड़े सारे इंटरव्यूज में कहा है कि मैं अगली बार एमपी की इलेक्शन लड़ूंगा। अगर आप एमपी की इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या स्वाभिमान संगठन फिर से किसी पार्टी में मर्ज हो जाएगी? क्योंकि वही सत्ता का लोभ फिर से कहीं स्वाभिमान संगठन को। एक बार बेटा सुनो यार, तुझे पाप लगेगा, मैं नहीं चाहता तुझे पाप लगे। तू मेरा बच्चा तरक्की करे यार, प्लीज। तू बड़ा बने, एक बड़ा वकील बने। तू एलएलबी भी कर रहा है, मुझे खुशी है। इतना बड़ा वकील बने कि सारा तेरा नाम हो। मैं तुझे कुछ गुस्से से नहीं कहना चाहता, ना मेरी आदत है। सुनो, मैं लोभी नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं। नहीं, हमने ये नहीं कहा आप लोभी हैं। अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, मौका परस्त नहीं हूं। एक बात याद रख लेना, नेवर। मुफ्ती साहब मेरे पास आए, मिले, बैठे। उन्होंने मुझे, हम 2 बार बैठे, ज्वाइन करने की बात थी। तो उन्होंने कहा कि जम्मू दे देता हूं, ये कर देता हूं। स्वर्ग में बेचारे, बहुत ग्रेट आदमी। वो तो उसका महबूबा जी को सियासत करने नहीं आई, नहीं तो ये तो बहुत बढ़िया काम होना था। मैंने उसको, बहन जी सत्यानाश कर दिया आपने, सारा ही सत्यानाश कर दिया। मेरी बहन समान है, हम उसकी इज्जत करते हैं उसकी, ऐसी बात नहीं। क्योंकि मुफ्ती साहब से हमारा बड़ा प्यार था, रियली ही वॉज ग्रेट लीडर। वही आदमी है जिसे बीजेपी और पीडीपी को जोड़ा है। बीजेपी का मतलब है जम्मू उस समय। फिर जम्मू को अगर इत्माद जम्मू का इत्माद अगर बीजेपी को मिला है, तो मैं बीजेपी ना देखूं, मैं इत्माद देखूं। क्या बात थी बंदे में यार। और कश्मीर का इत्माद अगर मुझे मिला है, तो हम सरकार तो बना सकते थे, वो एनसी से दूसरे से लग के। उन्होंने सोचा नहीं, हमें जम्मू इग्नोर नहीं करना है। उन्होंने ये बात करी है। लेकिन आगे कहानी ये है कि जो उनके केयर टेकर आए, उन्होंने कभी मिनिस्ट्री की नहीं थी यार। मैं तो 3 बार मिनिस्टर रहा हूं, सीधा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। मुझे बनाना चाहिए था चीफ मिनिस्टर, तो खुद बनना चाहिए था, पहले मेरा महकमा लेना चाहिए था, फिर मैं साल के बाद उनको मैं चीफ मिनिस्टर बना देता। यार समझ नहीं होती। और मेरे से लड़ाई ले ली जो उनका सबसे सगा आदमी था, जो एक बढ़िया प्याली में वो गुड़ चाय, केड़ी चाय हो, कश्मीरी चाय, उसमें फिर मुझे मलाई डाल के खिलाते थे। यार क्या बात है, वो बंदे मेरे ही खिलाफ हो गए। मैंने कहा आप गलत फहमी में हो गया, आप देखोगे महीने 1.5 महीने के बाद आपकी सरकार टूट जाएगी, मैं ही तोड़ दूंगा। 1.5 लाख बंदा निकला, टूट दी। क्या करते हैं? चौधरी लाल सिंह जी ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया कि उन्होंने सरकार तोड़ दी। और ये थे चौधरी लाल सिंह जी जो हमारे साथ, जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बातें रखी। हमने तीखे सवाल भी पूछे, बिना किसी गुस्से के उन्होंने जवाब भी दिए। यू आर वॉचिंग द 4th स्टेट। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।